नमस्कार सभी का स्वागत है इस नए YouTube चैनल पर, जहां कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक सभी तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। और आज इसी सीरीज में जो हमारी सीरीज चलती हुई आ रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 पार्ट हमने देख लिए थे। आज तीसरा पार्ट हमें पढ़ना है। अब इस तीसरे पार्ट से हमें उस सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट शहरों को पढ़ना है कि उन शहरों से क्या क्या हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं जो ये बताते थे कि प्राचीन समय में वहां का जनजीवन कुछ इस तरीके से रहा होगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2 नगरों की तुलना आज हम करने वाले हैं। एक हड़प्पा और एक क्या हमारा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख राजधानियां भी इसको कई लोग बोलते हैं कि एक ही राजधानी नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकास को देखकर हम इसकी 2 प्रमुख राजधानियों को बोलते हैं, जो एक है हमारा हड़प्पा, दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ आज इन 2 शहरों की चर्चा करेंगे। ऐसे 2-2 शहरों के कंपैरिजन में सभी शहरों को लेकर जो इंपॉर्टेंट शहर है हमारे 7 या 8, उनको तुलना करके उनके सभी साक्ष्यों को पढ़कर जो भी हमारे पेपर के नजर से इंपॉर्टेंट है उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज की सीरीज को। ठीक, तो पहले जिस शहर को हमें पढ़ना है वो है हमारा हड़प्पा। और हड़प्पा के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो कि 1921 साल कौन सा है, 1921 यहीं पर लिख देता हूं, जिस साल में दयाराम साहनी, नाम क्या है इनका, दयाराम साहनी, इन्होंने सबसे पहले जिस शहर को ढूंढा था उस शहर को हमने क्या बोला था, हड़प्पा। इसीलिए मैंने कहा था इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ा जाता है। साल कौन सा है, 1921। जॉन मार्शल ने एक टीम बनाई, 2 टीमें बनाई थी। ठीक, 1905 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग बना था, उस टीम को पहली सफलता मिलती है दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जिन्होंने कौन से शहर को ढूंढा, हड़प्पा को। अब हड़प्पा से क्या हमें साक्ष्य देखने को मिले, तो हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान जिले में है, ये भारत में नहीं है। वर्तमान समय में पाकिस्तान जिले में जाएंगे तो पाकिस्तान जिले के पंजाब प्रांत में जाएंगे और पंजाब प्रांत में आपको एक जगह मिलेगी मोंटगोमरी, जो रावी नदी के बाएं तट पर है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता आपको कहां पर स्थित देखने को मिलेगी वर्तमान, तो आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाएं और पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में जाएं। उस जिले में रावी नदी, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है, इस रावी नदी के बाएं तट पर आपको हड़प्पा शहर देखने को मिल जाएगा। और इसी मोंटगोमरी का वर्तमान नाम पाकिस्तानी सरकार ने शाहीवाल क्या रखा है, शाहीवाल रखा है। अब मोंटगोमरी नाम से नहीं जाना जाता, ये शाहीवाल नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं अगर पेपर में शाहीवाल आए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वैसे नहीं आएगा, क्योंकि जिस समय पर खोज हुई थी उस समय पर मोंटगोमरी जिले के नाम से प्रसिद्ध था और रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक, दूसरी चीज यहां से क्या मिला, तो यहां से हमें अन्नागार मिला। अन्नागार कितने कमरों का, 12 कमरों का, यानी कि 6 की समांतर पंक्तियों में हमें एक अन्नागार देखने को मिलता है। अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है वो विशाल अन्नागार के रूप में जाना जाता है। ये सॉरी, ये स्नानागार है, इसमें मैंने शायद अन्नागार नहीं लिखा है। तो मोहनजोदड़ो से भी आपका जो है अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक या कहते हैं सबसे बड़ा अन्नागार किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। कितने कमरों का, 12 कमरों का, लेकिन ये 12 कमरे 6 समांतर पंक्तियों में थे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। अब यही के बाद समांतर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 समांतर पंक्तियों में 6 कमरे बने हुए थे, 6 6 ऐसे करके 12 कमरों का ये
हमारा अन्नागार था। और खासियत क्या थी इस अन्नागार की, तो इसके जो दरवाजे थे वो रावी नदी के तट की तरफ खुलते थे, यानी इनका जो मुंह था वो नदी की तरफ को था, जिससे कि जो व्यापार है, अगर मान लो हमें अन्न स्टोर करना है या अन्न का व्यापार करना है, तो हम इजीली जो है नदी के रास्ते से उसको ले जा पाए एक जगह से दूसरी जगह। तो इस अन्नागार का जो द्वार था वो कहां की तरफ खुलता था, नदी की तरफ को खुलता था। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज मिली वृत्ताकार चबूतरे। वृत्ताकार चबूतरे वो भी कितने मिले हमें, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। अब इन वृत्ताकार चबूतरों का क्या काम था ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन हड़प्पा से जो हमने खनन का कार्य किया उसमें वृत्ताकार यानी सर्कुलर शेप में हमें कितने चबूतरे दिखाई दिए हैं, तो ऐसे 18 चबूतरों के साक्ष्य हमें हड़प्पा शहर से मिलते हैं। आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो अन्नागार मिला है यहां से दो अन्न के साक्ष्य भी मिले हैं, गेहूं और जौ, वीट और बार्ले। ये जो दो अन्न है आपके गेहूं और जौ, इसके साक्ष्य भी आपको कहां से देखने के लिए मिले हैं, हड़प्पा से। यानी कि अन्नागार में कहीं ना कहीं गेहूं और जौ के कुछ सीड्स, कुछ बीज हमें दिखाई दिए हैं, कुछ हमें उनके ऐसे चीजें दिखाई गई हैं जिससे इतिहासकारों ने बताया कि ये लोग किस किस अन्न को जानते थे। ठीक, तो गेहूं और जौ के साक्ष्य आपको कहां से देखने को मिले हैं, हड़प्पा में स्थित अन्नागार से देखने को मिले हैं। अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें, इंपॉर्टेंट है अभिलेख वाली, अभिलेख यानी कि लिखना है ना, मोहरों पर लिखावट या मोहरें ऐसी बनाई गई जिस पर लिखा गया। मोहरों का आकार पूछेगा तो वर्गाकार, वृत्ताकार नहीं, एक आपका स्क्वेरिकल जो शेप होता है जिसको आप स्क्वायर बोलते हो, यानी वर्ग की शेप में आपको मोहरें देखने को मिलेंगी और उन मोहरों पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा, लेकिन सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं, तो सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। दोबारा समझ लेना इस पॉइंट को, मोहरें और अभिलेख वाली मोहरों में फर्क होता है। मोहरें एक सिंपल मोहर हो गई, जब आप इस पर कुछ लिख देंगे, लिख दिया तो कैसी मोहर बन गई वो, अभिलेख वाली मोहर। और अभिलेख वाली मोहरें सर्वाधिक कहां से मिली हैं, तो हड़प्पा से। लेकिन सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं, तो ये कहां से मिली है, हमारी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आगे देखेंगे तांबे की इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी कहने का मतलब होता है, तांगा आपने देखा होगा, ठीक, तांबा नहीं तांगा, ठीक, तांगा जो घोड़ा गाड़ी भी जिसको आप कहते हो, उस घोड़ा गाड़ी में अगर एक ही घोड़ा हो तो उसको कहते हैं इक्का गाड़ी। इक्का यानी एक, गाड़ी यानी गाड़ी, ठीक। तो उस तांगे में अगर आप दो घोड़ों के स्थान पर एक घोड़े का यूज करते हैं तो वो इक्का गाड़ी बन जाती है। और कैसे बनी थी, किस धातु से बनी हुई है, तो तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी के भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। आगे पुजारी की पत्थर की मूर्ति इंपॉर्टेंट है, अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया था कि आपकी जो है प्रस्तर मूर्ति, प्रस्तर करके वर्ड था, क्योंकि प्रस्तर ही क्या होता है आपका पत्थर होता है। जो पीसीएस में क्वेश्चन आया था वो प्रस्तर करके आया था कि पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति, ठीक। अब देखने से क्या वो पुजारी था, क्या एक आम इंसान था, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने इतिहास में समय बिताया हुआ इतिहास की स्टडी में, तो उनके हिसाब से वो एक पुजारी है। और पुजारी की पत्थर की बनी हुई मूर्ति या प्रस्तर की मूर्ति हमें कहां से देखने को मिली है, हड़प्पा से। हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, तो एक बर्तन मिला हुआ है जिस बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। शंख का बना बैल, हो ना हो नदियों से शिप्स मिलते हो, आपके घोंगे मिलते हो, है ना, उन घोंगों से ही आपका शंख बनाया जाता है। तो उस शंख का बना हुआ क्या भी है, बैल की आकृति का एक शंख मिला हुआ है। आगे समझते हैं, स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे का एक चित्रण मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्यों, क्योंकि कहा जाता है इससे क्या, इतिहासकार इससे किस निर्णय पर पहुंचे हैं, तो इससे वो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हो ना हो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मैंने कहा था पहले ही बताया था, मातृसत्तात्मक
तो थी ही, लेकिन इसमें भी जो प्रकृति पूजा है उस प्रकृति पूजा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जो नदियां, जो पहाड़, जो अन्न इनको, जो जमीन इनको, इनके खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कराती है, इनके जीने के लिए उपयोगी है, ये उन सब चीजों को पूछते थे। प्रकृति पूजा के प्रमाण भी यहां से मिलते हैं। और एक जीता जाता प्रमाण आपको ये मूर्ति दिखाएगी, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे की मूर्ति बनी हुई मिली है। मूर्ति कांसे की बनी हुई है, कांस्य युगीन इसीलिए कहा जाता है, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये यही दर्शाती है कि इतिहासकारों का मानना है कि ये प्रकृति पूजा में विश्वास को दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पूजा पर ध्यान देते थे या कौन सी पूजा को मानते थे, प्रकृति पूजा करते थे। लास्ट कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इधर समझाता हूं कब्रिस्तान के पॉइंट को। एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान का नाम है R37। कब्रिस्तान का नाम क्या है? R37। अब बुकों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, फिलहाल एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया है कि इस कब्रिस्तान में 57 डेड बॉडीज मिली हैं। उस डेड बॉडीज में से भी 20 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनके पूरे पूरे बॉडी पार्ट्स अभी तक नहीं मिले हुए हैं। ठीक, अभी तक कहने का मतलब है बुरी तरीके से किसी का सिर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, यानी कि 20 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनके पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं हैं। बच कितने गए? 37 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनके हमारे पास पूरे साक्ष्य हमें मौजूद हैं। और कब्रिस्तान के बाहर जो स्क्रिप्ट, जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, भाव चित्रात्मक लिपि में कुछ एक ऐसा अक्षर टाइप का लिखा गया है जो इंग्लिश के अल्फाबेट आर जैसा होता है, इसीलिए जो कब्रिस्तान वहां से मिला है उस कब्रिस्तान का नाम क्या रखा है हमने? R37, क्योंकि 57 डेड बॉडीज थी, 20 प्रॉपर डेड बॉडीज नहीं है तो बच गई 37। आर जैसा एक लिखा हुआ है उनकी लिपि में, इसलिए कब्रिस्तान का नाम क्या है? R37। यानी हड़प्पा से मिले हुए इतने इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो एक आपका अन्नागार मिला 12 कमरों का, लेकिन विशाल अन्नागार बोलेंगे तो मोहनजोदड़ो से मिलेगा। ठीक, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं इस अन्नागार से। अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से, लेकिन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से। तांबे की इक्का गाड़ी, पुजारी की बनी हुई प्रस्तर या पत्थर की मूर्ति भी यहां से मिली है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शंख का बना बैल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का जो चित्रण है, जो प्रकृति पूजा को दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कब्रिस्तान मिला है, जिस कब्रिस्तान का नाम है R37, ये भी हमें जो है इस हड़प्पा शहर से मिला है। अब आगे मोहनजोदड़ो की तरफ चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो को आपने पढ़ा था 1922 में, एक दूसरे आदमी थे R.D. बनर्जी। ठीक, राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। जो जॉन मार्शल ने दूसरी टीम बनाई थी, उस दूसरी टीम को यही लीड कर रहे थे। और इन्होंने अगले ही साल 1921 हड़प्पा और 1922 मोहनजोदड़ो, ठीक, इस मोहनजोदड़ो शहर को 1922 में R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने ढूंढा था। वर्तमान में कहां पर है? तो आप पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाएंगे, ठीक, और वहां लरकाना जिले में जाएंगे तो सिंधु नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा मोहनजोदड़ो। दोबारा समझ लेना दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां भी पाकिस्तान में हड़प्पा, ठीक, जिला, शहर, सॉरी, प्रांत पंजाब है, ठीक, और जो जिला है वो मोंटगोमरी जिला है, नदी रावी। यहां पाकिस्तान है, पंजाब प्रांत है, लरकाना जिला है, और नदी कौन सी है? सिंधु नदी के तट पर आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिल जाएगा, जिसे मृतकों का टीला या इसी को बोला जाता है प्रेतों का टीला भी इसको बोला जाता है, माउंट ऑफ डेड इसको बोला जाता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारी डेड बॉडीज यहां से मिली हैं, यानी लाशों का ढेर भी इसको कह सकते हो। इसीलिए इसको मृतकों का टीला बोला गया है, क्योंकि सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य
जो सर्वाधिक बाढ़ आने का जो साक्ष्य, अब इतिहासकारों ने किस हिसाब से इस साक्ष्य को ढूंढा है कि यहाँ बाढ़ आया करती थी। हो सकता है उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं वो समय समय पर टूटती हुई हैं, फिर उसको दोबारा बनाया गया हो। कुछ ऐसे प्रमाण हमें देखने को मिले हैं जिनके बिहाफ पर इतिहासकार बताते हैं कि सर्वाधिक बाढ़ आया करती थी इस रीजन में। क्या कारण थे? ये भी नदी के तट पर था, ये भी नदी के तट पर था, लेकिन ये सिंधु नदी के तट पर है, जो नदी उस समय पर क्या आजकल भी बहुत उफान में चलती है। रावी उसकी एक सहायक नदियों में काउंट होती है, ट्रिब्यूटरी उसकी है, लेकिन सर्वाधिक जो सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है उसमें सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। हो सकता है यही कारण हो वहां बाढ़ आने के। एक विशाल स्नानागार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक विशाल स्नानागार देखने को मिला है। स्नानागार यानी कि जहां पर नहाने का एक स्थान होता है। एक आपके इतिहासकार हैं जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने इसे कहा है तत्कालीन समय का एक आश्चर्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तत्कालीन समय का आश्चर्य विशाल स्नानागार को किस इतिहासकार ने कहा है? तो जॉन मार्शल ने कहा है तत्कालीन समय का, यानी उस समय का एक आश्चर्य, एक अजूबा। क्यों? क्योंकि विशाल स्नानागार जब आप उसको देखेंगे तो उसके जो तला है उस पर ईंटें बिछी हुई हैं, एक तरीके का फर्श पड़ा हुआ है, किनारे पर सीढ़ियां बनी हुई हैं उसमें आने जाने के लिए। और इतिहासकार पता लगाते हैं कि ये नॉर्मल जो है आदमी इसमें नहाता नहीं था, ये डेली लाइफ में नहाने के लिए यूज नहीं किया जाता था। ये कुछ धार्मिक पर्वों पर, धार्मिक उत्सवों पर एक सामूहिक स्नान के रूप में इसका यूज किया जाता होगा। ऐसे प्रमाण उस विशाल स्नानागार से मिलते हैं कि हो ना हो जब वहां कोई धार्मिक सम्मेलन हो, धार्मिक उत्सव होता हो, तो उस टाइम पर इसमें सामूहिक स्नान किया जाता था। और जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय का एक आश्चर्य कहा है। और आपको पता है कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि कुछ सामूहिक अवसरों पर ही, क्योंकि स्नानागार और हर घर में कुआं, इसके साक्ष्य आपको प्रत्येक घर में देखने को मिलेंगे कि हर घर में एक स्नानागार है और हर घर में एक कुआं है। और एक विशाल स्नानागार देखने को मिला है, यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक अवसरों पर ही इसका प्रयोग किया जाता था। आगे कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति, आप उस मूर्ति को देखेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो एक नर्तक है, एक डांसर है। हाँ, एक मूर्ति है स्त्री की, लेकिन नर्तक कैसी है ये इतिहासकारों ने किस हिसाब से दिखाया है ये वही जाने। फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मूर्ति। इस मूर्ति को भी अगर आप देखोगे तो कहीं से कहीं तक पशुपति महादेव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कई किताबों में मोहर भी लिखा है पशुपति महादेव, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आकृति आप देखोगे वो कहीं से भी पशुपतिनाथ की नहीं है, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ जानवरों के ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ चीजों को ढूंढ ढांट कर ऐसे निकाला गया है कि हो ना हो ये भगवान शिव के एक अंश पशुपतिनाथ का जो है रूप माना गया है। यानी कि दो मूर्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी है, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति और पशुपति महादेव की मूर्ति। ये दोनों कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे देखते हैं क्या मिला है। सूती कपड़े के साक्ष्य, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। सूती कपड़े होते हैं कॉटन, ठीक, कॉटन से बने हुए जो कपड़े हैं इसके भी साक्ष्य हमें कहां से देखने को मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। यानी कि ये एक चीज को इंडिकेट करता है कि ये लोग कपास को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे उस टाइम पर, तभी इन्होंने कपास के बने हुए उन कपड़ों का यूज किया है। यानी कि यहां आपको गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में अभी तक कपास के साक्ष्य हैं और कपास से बने हुए उन कपड़ों के भी साक्ष्य हैं। हर घर में कुआं, यानी हर एक घर में कुआं और एक स्नानागार था। साथ ही मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी था जिसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन समय का एक आश्चर्य कहा है। घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं, यानी उसका जो जबड़ा है, उसका जो
जबड़े की जो हड्डियां होती हैं वो हमें देखने को मिली हैं, और ये कौन से जानवर की थी? घोड़े की थी। और सर्वाधिक मोहर, इन मोहरों का आकार कैसा है? तो वर्गाकार रूप में ये मोहर हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमें क्या देखने को मिले, पहले तुलनात्मक क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अन्नागार यहां से भी मिलेगा, अन्नागार यहां से भी मिलेगा। विशाल अन्नागार बोलेंगे तो मोहनजोदड़ो, ठीक। स्नानागार विशाल, मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें, यानी इन जिन मोहरों पर कुछ ना कुछ लिखा गया हो, ये हड़प्पा से। और सर्वाधिक मोहरें ये कहां से देखने को मिलेंगी? मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेंगी। यहां तांबे की इक्का गाड़ी है, पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति है, ठीक। शंख का बना बैल है। जो मूर्ति यहां देखने को मिलेगी स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की, जो ये बताएगी प्रकृति पूजा को। और यहां जो दो मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, एक कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति और एक पशुपति महादेव की मूर्ति, ठीक। बाकी सर्वाधिक बाढ़ आने का साक्ष्य यहीं पर है। दोनों ही पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है। एक मोंटगोमरी में है, एक लरकाना जिले में है, एक रावी नदी के तट पर है, एक सिंधु नदी के तट पर है। यानी कि कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां गेहूं और जौ के साक्ष्य, यहां कपास के साक्ष्य, ठीक। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो है आज देखने को मिले। तो आज इस सीरीज को यहीं पर रखते हैं। दो सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहरों को आज हमने अध्ययन किया, डिटेल अध्ययन किया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक। इतनी चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं ढूंढकर लाया हूं। और कल कुछ और 2 शहरों की बात करेंगे या 3 शहरों की बात करेंगे, ठीक। ऐसे टोटल हम 7 या 8 शहर सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। एक चीज ध्यान समझना, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि मानी गई है। इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, या इसी को आप बोलते हो भाव चित्रात्मक लिपि। यानी कि कुछ भी तरीके से हमें चित्र की फॉर्म में चीजें बनी हुई हैं जिनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। हो सकता है अगर हम इनको पढ़ लिए तो ये जिसको हम कांसे की नर्तकी की मूर्ति बोल रहे हैं कुछ और निकले, ये पशुपति महादेव ना हो, है ना। जो बहुत सारी चीजें अंदाजे से बताई जा रही हैं वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और आज इन 2 शहरों का अध्ययन हमने किया था। बाकी कल हम या जब भी हमारा अगला सीरीज आएगी तब इसकी चर्चा करेंगे, 2-3 शहरों को और लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।